शिवम कैसे हो? कोई मैसेज नहीं किया अभी तक? ठीक है, तो गाइस जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा वो मुझे एक बार बताएगा, ठीक है? 1 2 3 4 किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है किसी को? क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 सर, टेस्ट जो हुआ था उसका हमको है सर, जो टेस्ट हुआ था ना वीकली टेस्ट। हाँ, वो जो कल का टेस्ट हो तो वो भी डिस्कस करना है, और ये असाइनमेंट मैंने आपको ग्रुप पे बताया था, दोनों चीजों का मैं डिस्कशन करूंगा। तो पहले इससे शुरू करते हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ से बताओ अभी कोई दिक्कत है तो? नहीं सर, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में जो Q है, B इंटरसेक्शन Q, हाँ, वो क्यों नहीं होगा, रैशनल नंबर, वो सी होगा, ठीक है? वो एक्चुअली कल आई थिंक दीक्षा ने या आशमी ने ग्रुप में पूछा था, तो मैंने वहां पे क्लियर कर दिया था। वो क्यू के जगह पे सी होगा। ओके ठीक है, तो एक जगह पे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी है और दूसरे में बी यूनियन सी पूछा हुआ है, राइट? यस सर। तो आई थिंक इसमें कुछ और ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ए यहाँ पे आपको बस फिगर आउट करना था कि एक्स जो है वो होल नंबर है और x लेस देन 2 है, तो क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे उसके अंदर? 1 सिर्फ और 1 0, नो सर, 0 एंड 1। हाँ, और ये जो 5 लिखा हुआ है ना, ये भी गलत है यार, ये b होगा, ठीक है? तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, x 1 से लेके 5 के बीच में लाई कर रहा है, तो 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे बस आपको a का एलिमेंट क्या क्या है वो फिगर आउट करना था, b के एलिमेंट्स क्या क्या है वो फिगर आउट करना था, फिर ये क्वेश्चन तो इतनी फिर इजी था, राइट? क्वेश्चन नंबर 4 में क्या अप्रोच होगा? अंजन, क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या अप्रोच रखेंगे? बताइए, क्या अप्रोच रखोगे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए? कैसे सॉल्व करोगे? आर्सलन, आप भी पार्टिसिपेट करो। देखो, अभी यही फायदा होता है ऑनलाइन सिस्टम का। ऑफलाइन में होते तो सीधा उठा के पूछता और कुछ आंसर आता ही इतनी जल्दी तक, अभी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। सिद्धांत, ये बताओ क्वेश्चन नंबर 4 में हम कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व नहीं किए हो? क्यों नहीं किए यार? आज मैं चैप्टर खत्म करना चाहता था। दीक्षा या राशि, आप में से किसी ने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 4? यस सर, 2a प्लस b को इक्वेट किए 8 से और a माइनस b को इक्वेट किए 3 से, फिर जो दो इक्वेशन आया उससे सॉल्व कर लिया। तो जिन लोगों ने सॉल्व नहीं किया गाइस, इनका अप्रोच क्या है? ये ऑर्डर पेयर को बराबर दिया हुआ है। अब दो ऑर्डर पेयर तभी इक्वल होंगे ना जब दोनों का पहला एलिमेंट भी सेम होगा और दोनों के दूसरे एलिमेंट भी सेम होंगे, ठीक है? तो जैसे क्या दिया हुआ है, 2a प्लस b कॉमा a माइनस b, दिस इज इक्वल टू 8 कॉमा 3। तो ये एक सिंपल सा ऑर्डर पेयर दिया हुआ है। जिनको भी दिक्कत हुई है एक बार मैं फटाफट स्क्रीन शेयरिंग बंद करके दिखा देता हूं। तो दिस इज इक्वल टू दिस, राइट? अब क्योंकि ये ऑर्डर पेयर इक्वल दिए हुए हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना है? आपको दोनों के पहले एलिमेंट को इक्वेट करना है और फिर दोनों के दूसरे एलिमेंट को इक्वेट करना है। तो ये देख सकते हैं, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स a and b, and this is also a linear equation in two variables a and b. तो ये आपको क्लास 10 में आपको पता है इसको कैसे सॉल्व करते हैं और फिर आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है? फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है तो सीधा ऑप्शन पुट करके भी अपना काम कर सकते थे, ओके? तो इसको आई थिंक इसमें किसी को और कोई दिक्कत नहीं होगा, बस आपको ऑर्डर पेयर्स के एलिमेंट्स को इक्वेट करना है, फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करना है एंड यू विल गेट द आंसर, राइट? तो पूरा सॉल्व करने में हम टाइम स्पेंड नहीं करेंगे गाइस, आगे बढ़ेंगे। 4 का जो सेकंड पार्ट है वो भी एग्जैक्टली वही है, सेम है, ठीक है? सो मूविंग अहेड, देख लो 5 6 7 8 में किसी को कोई दिक्कत है?
किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है प्लीज एक बार बताइएगा। आई थिंक लोगों ने इसे सॉल्व किया ही नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं टेस्ट वाला ही दीक्षा ने सॉल्व किया है। और कौन कौन आ चुका है अभी तक? अंजन सॉल्व किए हो? सर ये टेस्ट वाला किया सर, इसको अटेम्प्ट नहीं करता है अच्छा सर, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन नंबर 4 ये 3 है, ये सब समझ में आ रहा है, करना क्या है, इक्वेट करके आंसर ला ठीक देना है, तो मैं अभी इसको अप्रोच यहीं पता पे, है सर। हाँ ठीक है। आर्सलन व्हाट अबाउट यू? हाय पूजा, लेट क्यों आए हो? क्या आपने क्वेश्चंस किए हैं? शिवम आपने क्वेश्चन किए कि नहीं? अच्छा, बहुत लोगों ने नहीं किया यार, मैंने ग्रुप पे आपको याद भी दिलाया था, ये टॉपिक खत्म हो जाता है जानते हो। तो चलो मैं अभी इसको यहीं पे पहले हम टेस्ट के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है? टाइम बचेगा तो यहाँ पे आते हैं, नहीं तो ऐसे यहाँ पे टाइम वेस्ट होना है। क्वेश्चन नंबर 12 दीक्षा, ओके एक बार 12 बता देते हैं, दीक्षा ने किया है। दीक्षा इनफैक्ट आप बता दो इसमें और कहाँ पे आपको दिक्कत है, हम वो वाला पहले करेंगे। तो यही है ना 12, बोर्ड पे पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर स्क्रीन शेयरिंग बंद करता हूँ। तो p is equal to 1 and 3 and q is equal to 2 3 5, ठीक है? ये दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में। और अब आपको पूछा क्या था क्वेश्चन ने पूछा था कि फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस। तो दीक्षा आपको नंबर ऑफ रिलेशंस जब पूछा गया है, अब आप बताओ कि नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होता है? रिलेशंस जो होते हैं, ठीक है, वो सबसेट होता है। किस चीज का सबसेट होता है? वो सबसेट होता है p क्रॉस q का। तो जब भी आपको नंबर ऑफ रिलेशंस पूछेगा तो आप सबसे पहले कहां जाओगे? नंबर ऑफ सबसेट्स पे जाओगे। अब p क्रॉस q में कितने एलिमेंट होंगे? तो p क्रॉस q की अगर मैं बात करूं तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? यहाँ पे 2 एलिमेंट है, यहाँ 3 एलिमेंट है, तो यहाँ हो गए 6 एलिमेंट। अब इन 6 एलिमेंट में से मतलब p क्रॉस q के अंदर दीक्षा 6 अलग अलग एलिमेंट होंगे, ठीक है? अब आप बताइए कि अगर मैं आपको किसी भी सेट के अंदर 6 एलिमेंट मिलेंगे तो उससे कितने सारे सबसेट्स बना सकते हो? कितने सारे सबसेट्स बना सकते हो? आदर्श का आंसर आ चुका है कोडोमेन। राशि कोडोमेन वर्ड बेसिकली हम उसमें यूज करते हैं जो आपका फंक्शंस चैप्टर होता है ना, तो फंक्शंस मान लो फंक्शन अगर एक सेट ए से सेट बी पे डिफाइंड है तो सेट ए के सारे एलिमेंट्स को हम कहते हैं डोमेन और सेट बी के सारे एलिमेंट्स को हम कहते हैं कोडोमेन। सो ठीक है दीक्षा, नाउ 6 था तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे 2 टू द पावर 6, क्योंकि रिलेशंस क्या है? रिलेशंस इज अ सबसेट ऑफ p क्रॉस q। तो p क्रॉस q के अंदर हमारे पास 6 एलिमेंट है, इसी कितने सारे सबसेट्स बन सकते हैं? 2 टू द पावर 6 सबसेट्स बन सकते हैं। तो सारे के सारे हम क्या कर सकते हैं? सारे के सारे रिलेशंस के लिए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो हमारा यहाँ का आंसर 2 पावर 6 हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा अब आपको। यस कुंदन। दीक्षा और कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ है? मैं एक बार वापस से स्क्रीन शेयर कर देता हूं आपके लिए। और आगे किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ है? 16 नंबर, ओके 16 नंबर f of x is equal to minus mod of x है। क्या कोई इसे बताना चाहेगा क्या हो सकता है आंसर यहाँ पे? माइनस इंफिनिटी से 0। माइनस इंफिनिटी से 0, वेरी गुड। कुंदन क्या आपका आंसर सेम होगा या कुछ अलग होगा? बाकी लोग गाइस क्वेश्चन नंबर 16 ट्राई तो करो, सब कोई सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके कुंदन, शिवम, आदर्श, मैं बोर्ड पे तब तक इसे लिख लेता हूँ। f of x is equal to minus mod of x।
अच्छा ये रेंज, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कहने के लिए इसके अंदर नहीं आएगा वैसे तो। भाई देखिए वैसे तो ये क्वेश्चन मतलब रिलेशंस चैप्टर के अंदर नहीं आएगा कहने के लिए, बट हाँ इसको ऐसे समझ सकते थे कि x y जैसा है, यहाँ पे x ये रहा और y इसको जोड़ दिए, ठीक है। ये समझ के इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नहीं तो कहने के लिए प्रॉपर आपका जो चैप्टर है फंक्शन उसका, तो गाइस रेंज का मतलब होता है ना कि x के अलग अलग वैल्यू के लिए ये पूरा आउटपुट क्या निकल कर आएगा, x के अलग अलग आउटपुट के इनपुट के लिए ये पूरा आउटपुट क्या निकल कर आएगा। अब आपको क्या पता है कि ये मॉड जो होता है मॉड x, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है कि नहीं। मॉड x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमने कहां पे पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा है इनइक्वालिटी। अब जब हम माइनस से दोनों जगह मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस से दोनों जगह मल्टीप्लाई करने से क्या होता है गाइस, हमारा इनइक्वालिटी का साइन अपोजिट हो जाता है, तो इसीलिए कैसा होगा। अब माइनस मॉड ऑफ x क्या हुआ, लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, माइनस इंफिनिटी से लेकर 0 तक, 0 के इक्वल है इसलिए क्लोज ब्रैकेट और यहां पे ओपन ब्रैकेट, ठीक है। तो आई होप अब ये समझ में आ गया होगा। दीक्षा और कोई क्वेश्चन है उसमें से, कुछ बचा है, फिर हम टेस्ट के क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नहीं है, ओके। बाकी लोग, आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि इससे एक बार प्लीज कंप्लीट कर लीजिएगा ताकि आपका रिलेशन का बेसिक्स पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। जिन्होंने भी नहीं किया आज आपका काम होगा इसको जाके खत्म कर देना, ठीक है। अगर ये सारे क्वेश्चंस कर लोगे ना तो रिलेशन चैप्टर खत्म हो जाता है। तो चलिए अब हम टेस्ट वाले पे आ जाते हैं, जो टेस्ट के क्वेश्चंस थे। ओके तो आई होप आप लोगों को आंसर याद होंगे शायद, क्या मार्क किए थे। तो चलिए थोड़ा सा पोल भी कर लिया जाए क्या। बस 2 मिनट वेट कर लेना, पोल क्रिएट कर लेते हैं। तो अब ऑलमोस्ट सारे लोग आ चुके हैं। आज बहुत लेट आए हो, मैं खुश नहीं हूँ इस चीज से। ओके सो बताइए किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या चीज क्लियर है। सर 1 बताइए हमको प्रॉब्लम। सर 1 ओके तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या था, क्वेश्चन ने आपको एक डेफिनेशन दिया जिसमें f ऑफ n का मतलब क्या है, ऑल फैक्टर्स ऑफ n, और m ऑफ n का मतलब क्या है, ऑल मल्टीपल्स ऑफ n। ठीक है, मैं एक बार फटाफट पहले चारों ऑप्शन लिख लेता हूं फिर स्क्रीन शेयरिंग बंद कर। मीनवाइल एक छोटा सा पोल क्रिएट करते हैं जानने के लिए कि लोगों ने क्या आंसर मार्क किया। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पे पोल आ रहा होगा जिसमें जो भी आंसर मार्क किया है, पर यहाँ पे बताओ।
आप में से जितने लोगों ने भी इस क्वेश्चन का जो आंसर मार्क किया प्लीज इसे पोल में शो कीजिए। आपको बिल्कुल भी शर्म करने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले भी बताया कि मुझे नहीं पता चलता किसने कौन सा ऑप्शन मार्क किया। ओके सो अभी भी सब ने पार्टिसिपेट नहीं किया। अच्छा होंगे वो लोग जिन्होंने इसका आंसर मार्क नहीं किया, राइट? चलो मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद करता हूँ। ऑटोमेटिकली एक बच्चे ने ऑप्शन ए मार्क किया है, 4 लोगों ने ऑप्शन बी मार्क किया है और 2 लोगों ने ऑप्शन सी मार्क किया है। तो स्क्रीन शेयरिंग बंद किया जाए। ओके आइए ठीक है। सो अब f का मतलब क्या है गाइस? सारे फैक्टर्स जो कि किससे कम है। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं फटाफट ताकि क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। डेफिनेशन क्या है? f मतलब सारे फैक्टर्स और m मतलब सारे मल्टीपल्स, लेकिन वो मल्टीपल्स 1000 से कम होने चाहिए, राइट? क्योंकि जब हम बात करेंगे मल्टीपल्स का तो गाइस 5 के मल्टीपल में 1 लाख भी आएगा, बट हमको 1000 तक 1000 से कम ही लेना है। ओके चलिए तो उसके बेसिस पे यहां देखते हैं 108 के सारे फैक्टर्स 84 के सारे फैक्टर्स का इंटरसेक्शन, दैट इंटरसेक्शन इज इक्वल टू फैक्टर्स ऑफ 12। अब इसमें आपको सिंपल सा सोचो, हम फैक्टर्स का कॉमन हिस्सा ले रहे हैं, राइट? कॉमन हिस्सा ले रहे हैं। अब आपको ये पूरा जो केस है ना, ये पूरा क्वेश्चन उन्होंने HCF एंड LCM के कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाया है। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब बताओ जब हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं दोनों फैक्टर्स का, दोनों दो नंबर्स के फैक्टर्स का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम HCF देखेंगे। अब आप बताओ क्या 108 एंड 84 इसका HCF 12 होता है, हाँ या ना? आप लोग वो रहता है ना गेस करने का, गेस करके बताओ 84 एंड 108 क्या इनका फैक्टर, इनका HCF 12 होगा या नहीं होगा? गेस करके बताओ अगर आपको लग रहा है कि हाँ 12 होगा। अनुराज, अश्मी, दीक्षा, ओके। सो और देखिए मैंने यहाँ पे सिंपल सा लिख दिया ना 12 into 7 12 into 9, 12 तो कॉमन है, 7 और 9 आर कोपोनेंट्स टू ईच अदर। बताया था मैंने पहली क्लास में कोपोनेंट्स, अगर आपको याद हो इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम और फैक्टर नहीं तोड़ के निकाल सकते। हमारा मैक्सिमम कॉमन फैक्टर 84 और 108 में क्या होगा? तो होगा 12। तो उस बेसिस पे गाइस दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। आई होप ये समझ में आ गया होगा आप सबको। अभी ये ट्रू होने वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट अगला M12 एंड M18 इज इक्वल टू M36। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12 के सारे मल्टीपल्स एंड 18 के सारे मल्टीपल्स का जो यूनियन होगा, दैट यूनियन इज इक्वल टू द मल्टीपल्स ऑफ 36। क्या ये चीज सही है क्या गलत है गाइस? यूनियन मतलब आप सिंपल सा सोचो,
अच्छा 12 के सारे मल्टीपल्स 18 के सारे मल्टीपल्स उनको अगर हम ऐड करेंगे, अगर हम उनको उनका यूनियन लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू 36 के मल्टीपल्स होने वाली है। अब क्या 36 के मल्टीपल्स, देखो 36 के मल्टीपल में क्या क्या आएंगे इसकी बात करेंगे तो यहाँ आएगा 36 72 108। अब 36 12 का मल्टीपल आता है, 72 इसके मल्टीपल्स आते हैं, 108 इसके मल्टीपल्स आते हैं, 18 में भी 18 टू द 36 18 टू द 72। तो ये चीज ट्रू है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या कोई डाउट आ रहा है आपके दिमाग में? कोई डाउट आ रहा है आप लोगों के दिमाग में? जिसको भी डाउट आ रहा है प्लीज एक बार मुझको अनम्यूट करके बताएं क्या डाउट आ रहा है। मैं बोल रहा हूं कि दिस इज ट्रू, मैं कह रहा हूं कि दिस इज ट्रू। चलो मैं पहले सबसे पहले चैट को एवरीवन करता हूं ताकि जो भी लोग बोलेंगे सबको दिखे। तो आदर्श का कहना है कुछ वैल्यू नहीं भी तो आएगा सर, जैसे 12 24। क्या चीज एग्री करते हो गाइस? n के मल्टीपल्स में यहाँ पे 12 आएगा 24 आएगा जो कि 36 के मल्टीपल्स नहीं होते। ठीक इसी तरीके से अगर मैं बात करूं 18 का तो इसका एक मल्टीपल है 18, इसका एक मल्टीपल है 54 जो कि इसमें नहीं आता। तो इनका यूनियन में कहने के लिए इसका यूनियन जो है दैट इज फॉल्स, इसका यूनियन हो जा रहा है क्या? फॉल्स हो जा रहा है, क्योंकि मुझे कुछ एलिमेंट दिख रहे हैं जो कि यहाँ भी है और यहाँ भी है बट n36 में वो चीज नहीं आ रही है, जिसके कारण ये हमारा हो जाएगा कैंसिल, गलत हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है 12 के मल्टीपल्स का सारा एंड 18 के मल्टीपल्स के जो सारे मल्टीपल्स होंगे उनका अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे, कॉमन हिस्सा लेंगे, तो कॉमन हिस्सा जो होगा वो वही नंबर्स आएंगे जो 36 के मल्टीपल होंगे। अब ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो गाइस इंटरसेक्शन ले रहे हैं, यहाँ क्या था? सेम क्वेश्चन था, यूनियन था, यहाँ पे उस क्वेश्चन पे इंटरसेक्शन है। तो क्या चीज देखना है कि अच्छा एक बार मैं m12 लिख देता हूँ, ठीक है? तो 12 24 36 48 60 72 एंड सो ऑन। और एक बार m18 भी लिख देता हूँ, 18 36 54 72 90 एंड सो ऑन। अब अगर मैं इसका इंटरसेक्शन ले रहा हूँ तो कॉमन नंबर से गाइस आप लोगों को दिख रहा होगा, एक ये 36 आया, उसके बाद ये 72 आया, दिख रहा है ना? अब आगे अगला नंबर अगर आप इसी तरीके से जाओगे, इसके बाद अगला नंबर यहाँ कौन सा आने वाला है? यहाँ आएगा 108। और क्या 12 के मल्टीपल में 108 आता है? तो हाँ आता है, दैट इज 12 into 9। तो 36 हो गया, फिर 72 दिखा, आगे एक 108 भी दिख रहा है। ये सारे नंबर्स क्या है? ऑल दीस नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 36। तो इंटरसेक्शन में तो ये चीज ट्रू हो रही है, इंटरसेक्शन में ये चीज ट्रू हो रही है। यूनियन में गलत होने का जो रीजन था वही इसका इंटरसेक्शन में हो रहा है। आया बात समझ में? किसी को कोई डाउट है प्लीज पूछिए। कोई डाउट है किसी को? क्या चीज समझ में आया? क्योंकि गाइस देखो यहाँ पे अगर हम मल्टीपल्स का कॉमन ले लें ना तो हम कहने के लिए हम क्या लेंगे? इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल देख लेंगे ना। इस क्वेश्चन में कहने के लिए हम एलसीएम पूछा डायरेक्ट। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था उसने? फैक्टर्स के बीच में कॉमन पूछा था, यहाँ पे मल्टीपल्स के बीच में कॉमन पूछा है। तो फैक्टर्स के बीच में कॉमन पूछा तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मल्टीपल्स के बीच में कॉमन पूछा
ओके सो आते हैं लास्ट वाले पार्ट। लास्ट वाले पार्ट में क्या आता है यार कि M4 एंड M6। अब देखो अगेन मल्टीपल्स का इंटरसेक्शन ले रहे हैं। अभी यहाँ पे क्या देखा M12 एंड M18 का इंटरसेक्शन मतलब LCM। LCM किसका 12 और 18 का। तो यहाँ पे भी क्या रहेगा यार LCM ऑफ 4 and 6। 4 और 6 का LCM क्या होता है 12 होता है। और ये कह रहा है कि ये इसका सबसेट होगा राइट, ये इसका सबसेट होगा। तो ये ट्रू हो जाएगा है कि नहीं। कोई डाउट आ रहा है किसके माइंड में, कुछ माइंड में डाउट आ रहा होगा बताओ। अंजन, राशि, पॉइंट तो फिर से बताइए ना। फोर्थ पॉइंट में क्या था कि M12 ये इसका ये लिखा जो है इसका मतलब क्या है पढ़ो। M12 ये C का मतलब तो सबसेट है ना, तो M12 इज अ सबसेट ऑफ M4 इंटरसेक्शन M6। तो M4 और M6 का जो इंटरसेक्शन होगा उस इंटरसेक्शन का वो कह रहा है कि वो इंटरसेक्शन जो है वो M12 का सबसेट होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमें अब बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, आप बताओगे कि कहां पे मैं गलत कर रहा हूं, अगर कर रहा हूं तो सबसे पहले आते हैं इस पार्ट में, क्योंकि हम दो का इंटरसेक्शन ले रहे हैं। ये वाली चीज और ये वाली चीज में एकदम रिलेट कर पा रहे होंगे क्योंकि दोनों में सेम लॉजिक लगाना था आपको। M12 और M18 का इंटरसेक्शन, M4 और M6 का इंटरसेक्शन। यहाँ पे भी इंटरसेक्शन में हमने LCM यूज किया था, तो यहाँ पे भी इंटरसेक्शन में क्या करेंगे LCM यूज करेंगे, क्योंकि M4 का मतलब क्या है 4 के मल्टीपल्स जो 1000 से कम है। M6 का मल्टीपल क्या है 6 के मल्टीपल जो 1000 से कम है राइट। तो अगर हम उन दोनों का कॉमन हिस्सा लेंगे तो उन दोनों का कॉमन हिस्से में क्या आने वाला है वही नंबर्स आएंगे जो कि 4 और 6 दोनों के कॉमन मल्टीपल्स होंगे, है कि नहीं। 4 और 6 दोनों के कॉमन मल्टीपल्स होंगे मतलब कि LCM, तो इसका LCM आ गया 12। तो अल्टीमेटली M4 और M6 का इंटरसेक्शन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहां से भी मिलेगा M12 भी मिलने वाला है। ठीक है, हमें M12 भी मिलने वाला है। तो मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे M12 आया और यहाँ पे भी M12 है, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है। कितने लोग यस कह रहे हो प्लीज एक बार टिक मार्क करो, यस पे क्लिक करो। वो ग्रीन सिंबल आता है ना यस वाला, ग्रीन सिंबल पे मार्क कीजिए, आप सबको ही पता चलेगा मेरे को। तो सिद्धांत, आनंद, शिवम, दीक्षा ने मार्क किया है, बाकी लोग। अच्छा बाकी लोग अगर लग रहा है कि गलत है तो प्लीज चैट बॉक्स में बताओ क्या गलती किया है। सिद्धांत 1000 का रूल आता है, जैसे कि मान लो कुछ मल्टीपल्स होंगे इस केस में, ठीक है। यहाँ तो चलो स्टार्टिंग में नहीं मिला। 1000 का रूल ऐसा होता है कि कहीं पे यूनियन वगैरह निकालना है सिद्धांत, और मान लो कोई छोटे दो नंबर्स का हम यूनियन कर रहे थे, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है कि 1000 से जस्ट पहले वो छोटे नंबर के मल्टीपल्स आ रहे हैं बट बड़े नंबर का मल्टीपल नहीं आ रहा, तो वहां पे वो सारी चीजों को टेक केयर किया जाता है क्योंकि नंबर बहुत छोटे हैं और जो भी ट्रू हो रहा है वो इंटरसेक्शन वाला ट्रू हो रहा है। तो इंटरसेक्शन में कॉमन हिस्सा ही दिख रहा है तो फिर वो 1000 वाला रूल का कुछ खास यहाँ पे यूज हुआ नहीं। बट थोड़ा सा क्वेश्चन में अगर यूनियन में चेंज कर देते तो उसका रूल अच्छा खासा आता। आदर्श का बहुत अच्छा, आदर्श एंड राशि ने बहुत अच्छा यहाँ पे चीज पहचाना है कि सर ये इस सिंबल का मतलब होता है इम्प्रॉपर सबसेट। इसका मतलब होता है इम्प्रॉपर सबसेट। जब सी के नीचे इक्वल टू का साइन नहीं होता है तो उसका मतलब होता है इम्प्रॉपर सबसेट, राइट। अब यहाँ पे भी M12 आया, यहाँ पे भी M12 आया, तो यार M12 और M12 दोनों तो बराबर ही होंगे ना, और अगर दोनों इक्वल ही होने वाले हैं तो यहाँ पे कौन सा साइन होना चाहिए था, यहाँ पे प्रॉपर सबसेट वाला साइन होना चाहिए था। अभी क्या है, सॉरी यहाँ पे इम्प्रॉपर सबसेट वाला साइन होना चाहिए था, और अभी फिलहाल हमारे पास क्या है प्रॉपर सबसेट वाला साइन है, तो उसी के कारण ये क्या होगा, दिस इज रॉन्ग। आई होप ये समझ में आ गया होगा गाइस। तो राशि ने एंड आदर्श ने बहुत अच्छा यहाँ पे पिक किया। देखो कितना छोटा सा चीज के ऊपर उन्होंने इस क्वेश्चन को फ्रेम किया था। मैक्सिमम लोगों का यहाँ पे क्या गलती होता है, वो बात है कि अच्छा M12 इधर M12 इधर, दिस इज ट्रू, है कि नहीं। तो जिन लोगों ने टिक मार्क किया था अश्मी, आनंद, सिद्धांत एंड शिवम, आई बात समझ में आप लोगों को, क्या आपसे गलती हो गई।
शिवम का आगे रिप्लाई, सिद्धांत, काश्मी, आनंद। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है कि नहीं? तो आई होप इसमें बहुत लोगों ने गलती किया होगा और मैंने आप लोगों को एक हिंट दिया था, याद है? मैंने हिंट दिया था कि न्यूमेरिकली मेरे क्वेश्चन पर अप्रोच मत करना, क्योंकि ये मैं साइकोलॉजी को भी थोड़ा देखता हूँ। जनरली लोग जो है पहले क्वेश्चन पे जी जान लगाते हैं कि पहला क्वेश्चन अच्छा होगा, शुरुआत अच्छी होगी और तब जाके हम मैच जीतेंगे। और मैं पहला क्वेश्चन जनरली थोड़ा सा ट्रिकी देता हूँ। ओके तो एक चीज मेरे में किए थे, हाँ पहला लास्ट में अटेम्प्ट किए थे हम। मेरे क्लास में इनफैक्ट मेरा जो टेस्ट रहेगा उसमें मेरी कोशिश यही रहती है कि बच्चे क्वेश्चंस के साथ साथ क्वेश्चन सिलेक्शन पे भी फोकस करें, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या मार्क किए थे यार? अच्छा 2 में किसी को दिक्कत है क्या मार्क किए थे? इसमें हम थोड़ा टाइम निकल जाएगा ज्यादा मुझे लग रहा है, तो किसी को 2 में दिक्कत है तो प्लीज बताओ। दीक्षा कह रही है कि सर इसलिए हम लास्ट से स्टार्ट किए थे। ठीक है, कभी कभार मैं स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चन भी दूंगा, डोंट वरी, आप गेस करते रहोगे। आदर्श सेकंड वाले में कोई डाउट है? अच्छा आप लोग पूछ रहे हो कि ये होगा, क्योंकि मैं आपको आंसर शो कर दूं? नहीं शो करूंगा तो वो फाइल में सारे आंसर ही है। एक मिनट में बता देता हूँ आपको अलग से खोल के। सेकंड वाले में डाउट है आदर्श को, तो गाइस देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहले में तो कोई डाउट नहीं है ना, पहला तो वो आपका डी मॉर्गन्स लॉ को यूज किया गया है। सेकंड वाले में डाउट है, ये सब बोर्ड पे टाइम नहीं। आदर्श खुद को एक बार अनम्यूट करना है यार और बताओ कि A इंटरसेक्शन B एंड A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट में क्या रिलेशन होगा? देखो आप सबको ही देखिए, A इंटरसेक्शन B का जो कॉम्प्लीमेंट है ना, पूरे का कॉम्प्लीमेंट, मैं उसको U माइनस A इंटरसेक्शन B लिख सकता हूं ना, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से उस चीज को हटाकर बाकी सब कुछ, है कि नहीं? तो यूनिवर्सल सेट में से उसको हटा दिया गया और मुझे मिल जाएगा उसका कॉम्प्लीमेंट। अब क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में ये वाली चीज 0 दी हुई है, तो अगर ये वाली चीज 0 दी हुई है तो फिर हमारा ये वैल्यू दिस इज इक्वल टू क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट हो गया, है कि नहीं? तो जो क्वेश्चन था, आई होप अब ये क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया होगा कि ऑप्शन जो स्टेटमेंट नंबर 2 है, स्टेटमेंट नंबर 2 इज ट्रू। आदर्श क्लियर है? स्टेटमेंट नंबर 2 ट्रू है। अभी भी अगर डाउट हो रहा है तो देखो, हमें पता चल गया यहाँ से कि A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट U है। अब ये डी मॉर्गन लॉ लगा दो यहाँ पे, डी मॉर्गन लॉ, तो ये किसके बराबर होता है? A इंटरसेक्शन यूनियन B इंटरसेक्शन, तो ये भी किसके बराबर हुआ? U के बराबर हुआ, ठीक है? अब सिद्धांत अब क्लियर हो गया क्या? सिद्धांत देखो, सिद्धांत क्वेश्चन ने सिंपली समझो क्या पूछा है, ए को मतलब सिंपल स्टेटमेंट पूछ रहा है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी 0 होगा तो ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू जो होगा वो यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा। नहीं 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 सिद्धांत, डी मॉर्गन्स लॉ याद है कि नहीं? पूरे इंटरसेक्शन पे कॉम्प्लीमेंट लगने से क्या क्या कर सकते हैं और पूरे यूनियन पे भी कॉम्प्लीमेंट लगने से क्या करते हैं? डी मॉर्गन्स लॉ याद है? लिख देता हूं ऐसे फटाफट यहाँ पे। ये होता था कि अगर पूरे यूनियन पे कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है तो उसको हम क्या लिखते हैं? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और ठीक है, अगर पूरे इंटरसेक्शन पे कॉम्प्लीमेंट लगा होता है जैसे यहाँ पे है तो वो बन जाता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो क्वेश्चन ने सिंपली बोला है कि यार दो ऐसे सेट तो पॉसिबल है ना जहां पे उन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है,
तो उस केस में A इंटरसेक्शन B का वैल्यू 0 दिया हुआ है। अब अगर इसका वैल्यू 0 दिया हुआ है तो आप सोचो कि A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, देखो क्वेश्चन ने आपको ये पूछा था इसके बारे में। ये देखने के साथ साथ यार आपके दिमाग में डी मॉर्गन लॉ आना चाहिए, क्योंकि ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम होनी चाहिए। मैंने बहुत बार बोला था सेट्स में आपको डी मॉर्गन लॉ एकदम देख के पहचानना आता है। तो ये वाली चीज जैसे ही दिखी होगी ना आपको हिट करना चाहिए कि ये और ये दोनों सेम होते हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन ने इक्वल टू 0 दिया हुआ है, इसका कॉम्प्लीमेंट का इक्वेशन बनाएंगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट का इक्वेशन होगा u माइनस दिस। तो वहां से आपको ये पता चल जाएगा कि अच्छा अगर ये 0 है तो इस इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट होगा किसके बराबर, u के बराबर होगा, ठीक है। तो वो ट्रू हो गया। आप कह रहे हो कि A यूनियन B अगर 5 होगा तो वो तो पॉसिबिलिटी लेकर चल रहा है ना। सिद्धांत जीरो सेट है। अगर आप ऐसे लिख रहे हो ना, अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो दिस इज अ सेट, दिस इज अ सिंगलटन सेट जिसका एलिमेंट है 0। दिस इज अ सेट, सिंगलटन सेट है जिसका एलिमेंट है 0। वो 5 कैसे करते हैं हम, 5 के लिए ऐसे छोड़ते हैं या फिर ऐसे रखते हैं, दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। आनंद समझ में आया क्या गलती हो गया? एकदम सिली मिस्टेक था वो, बस एक स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है आप लोगों से। आई होप ये सेकंड सेक्शन अब समझ में आ गया होगा। क्लियर है गाइस? प्लीज एक बार रिस्पॉन्ड कर दीजिए। सिद्धांत, आनंद, आपको समझ में आया कि नहीं? क्योंकि आप लोगों को थोड़ा डाउट है यहाँ पे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, आपको यही सोचना था कि अच्छा वो वाला 0 दिया है तो ये कैसे लाएंगे। कोई डाउट हो रहा है सिद्धांत तो आप अनम्यूट करके बता सकते हो, बताओ। तो सर इसका आंसर क्या होगा 2 का? 2 का आंसर होगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4। हाँ ओके सर। देखो पहला स्टेटमेंट नंबर 1 ट्रू हो गया, स्टेटमेंट नंबर 2 ट्रू हो गया, ठीक उसी तरीके से स्टेटमेंट नंबर 3 भी ट्रू होगा, मतलब सॉल्व करोगे तो ट्रू होगा, और फोर्थ वाला भी ट्रू है। देखो फोर्थ वाले में भी उसने सीधा डी मॉर्गन लॉ लगाया तो फोर्थ तो सही दिख ही रहा है, आपको थर्ड पे सोचना है। तो देखो यहाँ पे फिर से उसने ए इंटरसेक्शन यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये देखने के साथ साथ आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, डी मॉर्गन लॉ आना चाहिए, ठीक है। तो वो हो गया आपका ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो गाइस सेकंड को जैसे सॉल्व किया ना, थर्ड डिक्टो वही चीज था। सिद्धांत शुरुआत खराब हो गया, कोई नहीं, मैंने स्टार्टिंग के क्वेश्चन यहाँ पे थोड़े से ट्रिकी रखे थे, क्वेश्चन सिलेक्शन की बात थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में किसको दिक्कत? थ्री में किसको प्रॉब्लम? पोल क्रिएट कर लेते, जानते हैं कि क्या मार्क किया था आप लोगों ने। एक बार पोल पे क्रिएट कर, पोल पे टाइप करना गाइस, पोल दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। कौन सा आंसर मार्क किया क्वेश्चन नंबर 3 के लिए? अच्छा सेकंड का आंसर डी है आदर्श, सेकंड का आंसर डी है, ओके। पोल पे मार्क कर दो सिद्धांत सलोनी, ठीक है। पोल पे करते हैं, मुझे भी दिख जाएगा मैक्सिमम लोगों का आंसर सही है गलत है। अभी तक फिलहाल 43% लोगों ने ऑप्शन ए मार्क किया है, 29% लोगों ने ऑप्शन बी एंड 29% लोगों ने ऑप्शन सी मार्क किया। तो गाइस आंसर इज ऑप्शन ए, मैक्सिमम लोगों का आंसर यहाँ पे सही आ रहा है। डू आई नीड टू डिस्कस दिस? जिन लोगों ने गलती की है ना, उन्होंने ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला गलत लगाया है यहाँ पे। Can I skip this or do I need to solve this on the board? जिसको भी प्रॉब्लम है प्लीज बताओ एक बार फटाफट। The answer is option A. Okay, सिद्धांत चाहता है ये सॉल्व करें हम।
एक बार मैं बोर्ड पे फटाफट लिख लेता हूँ। P है मल्टीपल्स ऑफ 4 लेस देन 100, P है मल्टीपल्स ऑफ 4 लेस देन 500, Q है सिद्धांत, यहाँ तो आपका थोड़ा स्कोर कम हो रहा है लास्ट टेस्ट के कंपैरिजन में। Q हो गया कंप्राइजेस ऑफ ऑड मल्टीपल्स ऑफ 7, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 7 लेस देन 500, और R हो गया हमारा। गाइस डीएसएस में क्वेश्चन डिस्कशन ही होगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा उनको जिन्होंने क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। बट अगर आप सॉल्यूशन को देखोगे हो सकता है कि आपको कुछ नया अप्रोच जानने को मिल जाए, और अगर आपने इस क्वेश्चन को कुछ अलग अप्रोच से सॉल्व किया है ना, तो प्लीज डिस्कस करें ताकि आपको पता चले कि आपने सही किया या गलत किया। बहुत बार क्या होता है, हमारा अप्रोच गलत होता है, आंसर सही आ जाता है कि नहीं, किस्मत साफ होती है। तो वो भी आप एक बार डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। सिद्धांत और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ गलती कर रहे हो सीखोगे तभी जाकर आगे गलती नहीं होगा, है कि नहीं। ओके, तो देख सकते हो आप लोग, P था, P क्या है मल्टीपल ऑफ 4 लेस देन 500, Q है ऑड मल्टीपल ऑफ 7 लेस देन 500, R है मल्टीपल ऑफ 6 लेस देन 500। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज आपको क्या करना था कि यार P के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, Q के अंदर कितने एलिमेंट होंगे एंड R के अंदर कितने एलिमेंट होंगे। तो अगर मैं P की बात करूं, अगर मैं सारे एलिमेंट्स लिखूं, सारे तो नहीं लिखूंगा बट कुछ अगर लिखूं तो 4 8 12 ऐसे चलते रहेंगे। कहां तक जाएगा, 500 भी एक 4 का मल्टीपल है, लेकिन हम 500 तक नहीं जाएंगे क्योंकि लेस देन बोला है, लेस देन और इक्वल टू नहीं बोला। तो लास्ट मल्टीपल क्या होगा बता सकते हो रविशंकर, कैसे हो, लास्ट मल्टीपल क्या होगा बताओ। वेरी गुड सलोनी, सलोनी ने आंसर कर दिया है 496। गाइस आंसर थोड़ा जल्दी करना है आपको, ओके। आनंद का भी आंसर आ गया। तो अब यहाँ पे गिनना है, तो यहाँ पे एपी लगा के गिन सकते हो कि नहीं आप लोग, एपी लगाकर एनएच निकाल सकोगे कि नहीं, निकल जाएगा ना सिद्धांत। सेम अगर बात करें क्वेश्चन नंबर क्यू का, तो क्यू ने बोला है ऑड मल्टीपल ऑफ 7, ऑड मल्टीपल ऑफ 7 तो 7 into 1, 7 into 2 को काउंट नहीं करोगे, 7 into 3 को काउंट करोगे तो 121, फिर 7 into 5 को काउंट करोगे 35, ऐसे चलेगा। लास्ट वाला वैल्यू निकाल सकते हो, लास्ट वाला वैल्यू निकालकर यहाँ पे भी एपी लग जाएगा। इस एपी में बात करूंगा तो पहला टर्म 7 है और कॉमन डिफरेंस 14 का होगा, पहला टर्म 7 है और कॉमन डिफरेंस 14 का होगा, है कि नहीं। लास्ट टर्म निकाल सकते हो, मैं उसमें भी टाइम स्पेंड नहीं करूंगा। आई होप एपी चैप्टर थोड़ा याद आ रहा होगा। हां बोलो सर। हां दर्श, 14 का कॉमन डिफरेंस क्यों रहेगा, 14 का कॉमन डिफरेंस इसीलिए होगा क्योंकि हम ऑड मल्टीपल्स ले रहे हैं ना। तो शुरुआत हुआ 7 into 1 से, फिर 7 into 3 पे गए, कितना का गया है 14 का, फिर 7 into 3 से 7 into 5 में गए, 21 से 35 पे गए, कितने का गया, इसलिए ठीक है। समझ गए सर, समझ। तो सलोनी ने लास्ट वैल्यू भी बता दिया। हां बताओ कौन बोल रहे हैं, एपी सिंपल डिवाइड नहीं कर सकते हैं, किससे एपी लगाने के बदले सिंपल डिवाइड नहीं कर सकते हैं सर। 500 को डिवाइड करना चाहते हो आप 7 से, यस सर। इस केस में 7 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, 14 से करना पड़ेगा। लकीली हम 1 से शुरू कर रहे हैं, 1 से शुरू कर रहे हो तो कुछ केसेस में आपको आंसर मिल भी जाएगा, बट एपी लगा लो क्योंकि आपको प्रॉपर उसका लॉजिक पता है, ठीक है। सिंपल डिवाइड करके आंसर निकालोगे ना, ऑड इवन वाला बात नहीं है कि हमेशा आंसर सही है। यहाँ क्या है कि कहीं पे 1 ऐड करना पड़ेगा, कहीं पे 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और एपी लगाने में कितना मेहनत लगेगा आपको। 10th में पास किया और अभी 11th में सीक्वेंस सीरीज में फिर एपी आने वाला है, ठीक है। तो उसी लॉजिक को यूज कर लो, गलती होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे शिव चलो आपने डिवाइड किया, क्या डिवाइड कर दिया, 500 को डिवाइड करते 14 से, कितना आ जाता 500 को अगर मैं डिवाइड करूं 14 से, ठीक है, तो 14 से 42, फिर 80, तो 45 से 70, तो 37 आ गया यहाँ पे और 10 बच गया, राइट। यहाँ पे हाँ 10 आपका वो रह गया, एलसीएम क्या कहते हैं डिफरेंस रह गया, तो वहां उस हिसाब से तो 490 कुछ गलती है, 80 14 से 42, 80 हुआ, 14 5 में 70,
ठीक है, तो 35, ठीक है, 490। तो इस हिसाब से तो मुझे क्या दिख रहा है, इस हिसाब से मुझे लास्ट टर्म दिख रहा है 490, लेकिन क्या 490 लास्ट टर्म होगा? क्लियरली दिख रहा है कि 490 के बाद 490 जो है वो खुद एक ऑड मल्टीपल ऑफ 7 नहीं हो रहा। आ रही है बात समझ में? खुद एक ऑड मल्टीपल ऑफ 7 नहीं हो रहा है, ठीक है। सर 7 से डिवाइड करके हाफ टर्म माइनस कर देंगे, 7 से डिवाइड करके हाफ माइनस कर देंगे। जैसे कि वो कर सकते हो, क्योंकि फिर आधे इवन मल्टीपल्स निकल जाएंगे और आधे ऑड मल्टीपल्स निकल जाएंगे, ठीक है। बट अगेन यहाँ पे कहाँ पे फंस सकते हो वो मैं बता दूं। आंसर जो है वो 7 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है, लेकिन 497 वो प्रॉपर 7 से डिवाइड होता है, तो यहाँ हाफ करोगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे ऑड के मल्टीपल्स ज्यादा आएंगे, ठीक है, क्योंकि 497 की अगर मैं बात करूँ शुभम, 497 is 71 into 7, ठीक है। तो और हम इसका शुरुआत लिए थे हम क्या 36 लेते हैं आधा। हाँ, तो यहाँ 36 मतलब 36 ऑड मल्टीपल्स होंगे और 35 इवन मल्टीपल्स होंगे। ये चीज अगर आप फिगर आउट कर पाओगे तो दिक्कत नहीं होगी। क्लियरली दिख रहा है 71 का हाफ होगा 35.5 है, तो कुछ मल्टीपल मतलब ऑड नंबर ऑफ मल्टीपल्स या तो 36 या 35 होंगे, राइट। तो अगर आप फिगर आउट कर पा रहे हो कि हमने शुरुआत किया था ऑड नंबर से, एंड कर रहे हैं ऑड नंबर से, तो ऑड नंबर मल्टीपल ज्यादा होंगे तो फिर 36 के हिसाब से, राइट। यस सर। Yes, Adarsh, this question was an easy one. तो Q निकल जाएगा इसी हिसाब से गाइस, और ठीक उसी तरीके से R भी निकाल सकते हो। जैसे हमने P में मल्टीपल ऑफ 4 देखा था, R में आपको मल्टीपल ऑफ 6 देखना है, तो उस हिसाब से आप Q कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। और जैसे ही आपने Q कैलकुलेट कर लिया, फिर आपको क्या निकालना है, P यूनियन Q यूनियन R, इसका फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, ठीक है। वेन डायग्राम भी बना सकते हो, वेन डायग्राम बना के सॉल्व कर सकते हो, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन इजी तो है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर था वो बता देता हूं। वैसे आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3 वाज ऑप्शन ए, ठीक है, इट वाज ऑप्शन ए। हाँ आदर्श जा रहे हैं 14 पे, धीरे धीरे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में किसी को दिक्कत? एक बार पोल रिलॉन्च कर लेता हूं। चलो आपके स्क्रीन पे पोल आ गया होगा ना, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मार्क कीजिएगा एक बार सब कोई। चार लोगों ने आंसर अभी तक मार्क किया, चारों ने सही आंसर मार्क किया, बाकी लोग क्वेश्चन तो भी इतना क्लियरली दिख भी नहीं रहा है, लेकिन लोगों को आंसर याद है और धाम धूम लगा रहे हैं। टाइम लगने वाला क्वेश्चन है ही नहीं गाइस, तो ठीक है, 8 लोगों ने सही आंसर मार्क किया। द आंसर इज ऑप्शन सी। जिसने गलत किया है, गलती आपसे हो रही है, सिंपल डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है कॉमन नहीं आना, ठीक है, कॉमन नहीं आना। तो देखो ऑप्शन नंबर 1 में 1 2 3 4 है और यहाँ 4 से 6 है, तो 4 कॉमन आ गया। ऑप्शन नंबर 2 में ई कॉमन आ गया, ठीक है, तो 1 और 2 तो हो गया आपका गलत। ऑप्शन नंबर 4 हो नहीं सकता ऑल ऑफ द अबव, तो बचा क्या, ऑप्शन 3 बचा। ये लॉजिक था। दूसरा ऑड इंटीजर और इवन इंटीजर में कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो वो डिसजॉइंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत लोगों ने गलती की होगी, बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है। फिर से एक सिंपल पोल करता हूं, मैं जानना चाहता हूं लोगों ने क्या मार्क किया। तो स्क्रीन पे पोल आ गया होगा, हाँ सिद्धांत, तो आप वेरीफाई कर सकते हो। फिफ्टी 50 चल रहा है थोड़ा। 63% लोगों ने एक ऑप्शन मार्क किया है, 38% लोगों ने दूसरा ऑप्शन मार्क किया है। अब वो 38 से 44 हो गया। सर मेरे में तो पोल शो ही नहीं कर रहा। अब आगे 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 ये टेक्निकल इश्यूज रहते हैं जो जिनका आंसर मेरे पास भी नहीं है। मुझे खुद कभी पोल शो होता है, कभी नहीं होता। जब भी मौका मिलता है मैं पोल करवा देता हूं।
तो गाइस 60% लोगों ने ऑप्शन डी मार्क किया है, 40% लोगों ने ऑप्शन बी मार्क किया है एंड आंसर इज एक्चुअली ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ही हमारा आंसर है, ठीक है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन बी मार्क किया, आपसे गलती क्या हुई, कॉमन मिस्टेक जो मैंने बोला था। आई एम हैप्पी दैट मैक्सिमम लोगों ने इसे सही किया है। क्वेश्चन ने आपको ना नंबर ऑफ रिलेशन वगैरह नहीं पूछा, ठीक है। क्वेश्चन ने आपको नंबर ऑफ मैपिंग्स पूछा। नंबर ऑफ मैपिंग्स क्या है, ए के अंदर m नंबर ऑफ एलिमेंट है, बी के अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट है, ठीक है। अब मान लो ये a सेट है और ये b सेट है। गाइस ये वाला कॉन्सेप्ट ना वैसे थोड़ा सा फंक्शन में भी अच्छे से फिर हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए नंबर ऑफ मैपिंग्स का मतलब है कि a के एलिमेंट b के एलिमेंट के साथ कितने तरीके से लिंक हो सकते हैं, ठीक है। a क्रॉस b था ना, सॉरी नंबर ऑफ मैपिंग फ्रॉम a टू b पूछा हुआ था। तो सिंपल तरीके से a के एलिमेंट्स b के एलिमेंट्स के साथ कितने तरीके से लिंक हो सकते हैं, इसका यही मतलब है। अब a की अगर मैं बात करूं, मान लो यहां से एक एलिमेंट उठाया, ठीक है, इस एलिमेंट को उठाया, इस एलिमेंट को मैं कितने यहां से कितने ऑप्शन है, कितने ऑप्शन होंगे यहाँ पे बताओ, जिनके साथ मैं रिलेट कर सकता हूं बिना कोई लॉजिक का, बता सकते हो? n, राइट। तो पहला एलिमेंट के लिए मेरे पास n ऑप्शन है, दूसरे एलिमेंट के लिए कितना ऑप्शन होगा, क्या n-1 होगा या अभी भी n होगा, क्या अभी भी n-1 होगा या n होगा, n होगा, n ही होगा, राइट। क्योंकि कोई रूल वगैरह कुछ नहीं है, तो जिसके साथ पहला एलिमेंट लिंक था a का, दूसरा एलिमेंट भी उसके साथ लिंक हो सकता है। तो इस लॉजिक से हमें क्या पता चल रहा है कि a का हर एलिमेंट b में n नंबर ऑफ वेज के साथ लिंक हो सकता है कि नहीं, n नंबर ऑफ वेज के साथ लिंक हो सकता है। और हमें क्या करना है, हमें तो सारे एलिमेंट्स को लिंक करना है, तो हमको पहला भी करना है, दूसरा भी करना है, तीसरा भी करना है। तो हमको अल्टीमेटली अगर आपको याद होगा तो एक के बाद एक करें तो हम क्या करेंगे, n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ये n कितनी का मल्टीप्लाई हो रहा है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास a के अंदर है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास a के अंदर है, तो n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो अगर n को हम n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या होगी, हमारी वैल्यू हो जाएगी n टू द पावर m। इसलिए हमारा आंसर था ऑप्शन डी, ठीक है। आदर्श रिजल्ट होपफुली आज शाम तक ही आ जाएगा, ठीक है। चलिए अभी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा एक मिनट स्टॉप शेयर करते हैं। आप में से डीएसएस सेट्स का जो डीएसएस था सिर्फ 4 या 5 बच्चों ने किया था। आई थिंक राशि थी, दीक्षा थी, शिवम था, अंजल था और शायद आदर्श आया था, बीच में आनंद राज भी आया था। तो 5 से 6 बच्चों ने डीएसएस किया था। और जिन्होंने भी डीएसएस किया है एक बार खुद को अनम्यूट करके बताओ कि क्या फायदा मिला आपको। सर 2 क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन था, सेम वही सर क्वेश्चन नंबर 14 का फायदा मिला। 2 इनफैक्ट मेरे ख्याल से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन दीक्षा या आश्मी ने मुझे क्लास में पूछा था, जिसका सॉल्यूशन मैंने प्रॉपर लिख कर व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेजा था, ठीक है। तो डीएसएस गाइस स्किप नहीं कीजिएगा, ये जिन्होंने डीएसएस किया वो तो और आगे स्किप नहीं करेंगे। आनंद राज, ओके आपने भी किया था। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 6 आई थिंक मुझे दीक्षा या राशि ने पूछा था, जिसका मैंने सॉल्यूशन भी आपके ग्रुप पे लिख कर भेजा था, ठीक है। जस्ट इन केस अगर आप चाहते हो कि मैं वो वापस से मैसेज दिखा दूं तो मुझे एक बार रिमाइंड करा देना, मैं टैग कर दूंगा। सर ये तो क्लास में ही हुआ था। हाँ क्वेश्चन नंबर 6 क्लास में ही हुआ था और इसका लॉजिक जो था वो शायद थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाया था बहुतों को, तो मैंने आई थिंक अगर आपको याद होगा तो फिर पेज पे लिखकर ग्रुप पे भी डाला था, या आपको अलग से मैसेज किया था शायद। तो क्वेश्चन नंबर 6 का एकदम प्योर बेनिफिट मिला, जिसने भी क्लास के क्वेश्चंस को ध्यान में रखा होगा, है कि नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 उसके बाद आसान था, तो जिसने भी 6 किया फिर देखा अरे 7 तो ऐसे ही हो जाएगा, 3 into 3 9, इसीलिए ऑप्शन बी आंसर है, राइट। सर हाँ AIEEE क्या होता है? क्या AIEEE, ये एक्चुअली हमारे टाइम पे ना, अभी जैसे आप लोग जेई में अभी क्या होता है, जेई में अभी आप देखते हो जेई मेंस होता है और जो मेंस में मिनिमम परसेंटाइल डालते हैं,
जो वो परसेंटाइल क्लियर कर पाते हैं उनको क्या मौका मिलता है देने का, एडवांस, राइट। मेंस में आप क्या करते हो, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस, सेंट्रल कॉलेजेस होते हैं। अब ये जेईई मेंस उनके लिए होता है और एडवांस किसके लिए होता है, स्ट्रिक्टली वो आईआईटीज के लिए होते हैं, ठीक है, आईआईटी देन आईआईटी। तो हमारे टाइम पे क्या था, हमारे टाइम पे जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस बोलकर नहीं था, हमारे टाइम पे एआई ट्रिपल ई होता था, आईआईटी होता था। एआई ट्रिपल ई का फॉर्म अलग, आईआईटी का फॉर्म अलग। तो एआई ट्रिपल ई को इन्होंने जेईई मेंस में कन्वर्ट कर दिया और आईआईटी को इन्होंने एडवांस में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पे कह सकते हो कि आप लोगों का फॉर्म का पैसा बच गया। हम पहले 2 फॉर्म भरते थे, इन्होंने एक ही फॉर्म रखा है, इसमें वो परसेंटाइल आ जाएगा तो आपको ये देने का मौका मिलेगा, ठीक है, बस इतना ही। यस सलोनी और एआई ट्रिपल ई इज ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। चलो आते हैं क्वेश्चन पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 तो आई होप सबने कर लिया होगा, इट्स ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 8। चलो एक बार मैं इसका भी पोल निकाल लेता हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, तो बहुत लोगों ने अलग अलग ऑप्शंस मार्क किए होंगे, जानते हैं कि मैक्सिमम लोगों ने कौन सा ऑप्शन मार्क किया। चलो स्क्रीन पे पोल आ गया होगा। ओके सो आई कैन सी 5 लोगों ने सबने ऑप्शन सही ऑप्शन मार्क किया है, ऑप्शन अभी नहीं बताऊंगा। 7 लोग हो गए, अब बाकी 3 के ऊपर प्रेशर है कि यार उन्होंने क्या मार्क किया है। क्या पूछ रहे सर रोनी? सर कौन से क्वेश्चन के लिए? क्वेश्चन नंबर 8 सलोनी, क्वेश्चन नंबर 8 सबको क्वेश्चन नंबर 8। अभी तक सबने एक ही ऑप्शन मार्क किया और वो सही ऑप्शन है। चलो 9 लोगों ने मार्क कर दिया, 90% लोगों ने, जो एक बचा है वो जानबूझ के नहीं कर रहा कि गलत हो जाएगा शायद। सो द आंसर इज ऑप्शन सी, राइट। सबने सही किया तो इसीलिए मैं आगे प्रोसीड नहीं कर रहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन था, राइट। एक बार पोल क्रिएट करके मैं जानता हूँ लोगों ने क्या किया इसमें। ये देखो कितने इसमें भी गलत मार्क किया है, कौन है वो, किसने ये जरूरत की है। 8 लोगों ने मार्क किया गाइस, 7 लोगों का एक ऑप्शन है और एक है जिसने ऑप्शन ए मार्क किया है। क्या पूछा है क्वेश्चन में? कौन है जिसने ऑप्शन ए मार्क किया? प्लीज खुद को अनम्यूट करके बताओ, खुद अपनी बेइज्जती करवाओ, कौन है ये? किसने ऑप्शन ए मार्क किया? आप क्या रीजन है आपका, बताओ। क्या रीजन है? हर बार सही नहीं बोलना चाहिए। टेस्ट है नहीं, कुछ भी ऑप्शन मार्क कर देंगे। चलिए आई होप ये क्लियर होगा गाइस, क्योंकि आपसे पूछा गया था सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन क्लास, ठीक है। अब ये इंटेलिजेंट क्या है कि लोगों के हिसाब से इसका डेफिनेशन चेंज हो जाता है, राइट। तो इसीलिए हम इसे बोलेंगे नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है, नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। सो देख सकते हो गाइस, मैंने जो पेपर फ्रेम किया था उसमें स्टार्टिंग के क्वेश्चन जितने लेंथी और ट्रिकी थे, आगे बढ़ रहे तो क्वेश्चन इजी होते जा रहे हैं। तो जिसने भी क्वेश्चन सिलेक्शन पे ध्यान दिया होगा उसके लिए बहुत आसान हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, आई थिंक दीक्षा ने मुझे 1-2 दिन पहले एक क्वेश्चन पूछा था, जैसे टेस्ट से सुबह पूछा था, ठीक है। सिद्धार्थ, मुझे 5-6 लोग इंटेलिजेंट लगते हैं, ठीक है।
Yes, option B. Option B is the answer. नाम लेने मत ऑप्शन बोलना। ये क्वेश्चन नंबर 11 खाली है सर। नहीं नहीं, नीचे जा रहे भाई, ये देखो आ गया। अब बता दो, आप ही बताओ रविशंकर, क्या है आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का? सर पोल क्रिएट करिए। बच रहा है, इसे पता है कि पोल क्रिएट करेंगे। नहीं सर, आता है आता है। चलो कर दिया क्रिएट, मार्क करो। अरे कल दिए पोल क्रिएट करते 7 8 लोगों ने, सबने सेम ऑप्शन मार्क किया, 9 लोग। लास्ट वाला कुछ अलग ऑप्शन मार्क कर दो। चलो सबके सबने ऑप्शन ही मार्क किया है, इसमें हम 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करने वाला। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसका भी मैं पोल क्रिएट कर ही लेता हूँ, अच्छा लगा मेरे को लास्ट क्वेश्चन का रिस्पॉन्स देखकर। सब कोई वेट कर रहे होंगे ना? 32। आंसर नहीं बताना भाई। 32 मार्क करो, जिसने बोला है 32 खुद मार्क करो। ये है सर, ये हो 32 मार्क, मतलब डी। अच्छा अच्छा, मैं क्वेश्चन नंबर 13 का 32 का मेरा नजर पड़ गया। सर 12 का पोल आया है ना? हाँ 12 का पोल है, 12 का पोल है। 8 लोगों ने सबने ऑप्शन डी ही मार्क किया, 9 लोग हो गए, और 10वें को पता चल गया कि क्या मार्क करना है। ठीक है गाइस, क्या है वहां पे, मॉड ऑफ एक्स जो है वो लेस देन 3 है, और x बिलोंग्स टू z दिया हुआ है, राइट? तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि वो z में क्या क्या आ सकते हैं, वो +-1 +-2 एंड 0 आ सकता है। तो 5 एलिमेंट हो गया, तो नंबर ऑफ सबसेट 2 टू द पावर 5 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का पोल करते हैं गाइस। अब क्वेश्चन नंबर 13 का पोल, ठीक है, 13 के लिए मार्क कीजिएगा अभी आंसर। 13 में क्या है, 12th में भी ऐसा रहा कि 90% लोगों ने सही आंसर मार्क किया था, बस एक ने दूसरा ऑप्शन मार्क किया। 13 में देख सकते हो थोड़ा सा डिवाइड हो गया, 13 पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है? आशमी स्क्रीन पे कुछ लिखना चाहते हो? दिख जाता है। सिद्धांत, अब आनंद राज कर रहे हैं, मैं डिसेबल कर दूंगा, कर ही नहीं पाओगे फिर। चलिए मैं बोर्ड पर रफ कर लेता हूँ, ये मेरे को लगता है थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ जाएगा। Siddhant is requesting remote control of your screen. Decline Siddhant. ओके, पोल को एंड करते हैं, सबने पार्टिसिपेट कर लिया है, मैक्सिमम लोगों ने ऑप्शन डी मार्क किया, ठीक है? तो देखते हैं क्या है इसका सही आंसर। पहले इसका सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। सेट ए में 3 एलिमेंट है, 7 10 एंड 11। थोड़ा सा भी मैं स्क्रीन शेयरिंग बताऊंगा। चलो, तो गाइस इसके अंदर 3 एलिमेंट है, ठीक है? अगर मैं बात करूं कि सबसेट्स ऑफ ए कितने बनेंगे, तो सबसेट्स ऑफ ए बनेंगे 2 टू द पावर 3 8। इसका मतलब है इसके सबसेट में कितने एलिमेंट होंगे, 8 एलिमेंट होंगे। और अगर इसके सबसेट में 8 एलिमेंट होंगे गाइस, तो अगर मैं आपको पूछूं कि पावर सेट जो होगा ए का, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, तो उसका भी आंसर आपका क्या होने वाला है, 8 ही होने वाला है, राइट? उसका भी आंसर 8 होगा। एंड जब पावर सेट के अंदर के एलिमेंट्स 8 हैं और क्वेश्चन ने पूछा है सबसेट्स ऑफ पावर सेट, मतलब इस पावर सेट के एलिमेंट्स में सबसेट पूछा है, तो सबसे पहले आपको पूछना था कि अच्छा पावर सेट्स का अगर एलिमेंट सबसेट पूछा है, तो हमें देखना था कि पावर सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, और उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स हैं। तो उस हिसाब से आंसर क्या हो जाना चाहिए, 2 टू द पावर 8। बोलो किसी को कोई दिक्कत है? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, तो आदर्श क्वेश्चन ये था कि ए के अंदर 3 एलिमेंट है। मैं क्वेश्चन एक बार आपको दिखा देता हूं से, ठीक है? कहां है क्वेश्चन? हाँ, एक बार पढ़ लो क्या है।
क्वेश्चन नंबर 13 द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ। तो इस सेट के पावर सेट के कितने सबसेट बनेंगे, ठीक है, सेट के पावर सबसेट सेट के पावर सेट के कितने एलिमेंट बनेंगे। तो देखिए सेट में 3 एलिमेंट था तो उसके कितने सबसेट है 8। अगर उसके 8 सबसेट है तो पावर सेट में भी कितने एलिमेंट होंगे, वही 8 एलिमेंट होंगे, राइट। अब वो 8 एलिमेंट कहां है, पावर सेट के अंदर है। अब ये पावर सेट के अंदर जो 8 एलिमेंट है उसके कितने सबसेट बनेंगे, तो हो जाएगा 2 to the power 8। क्लियर हो गया? यस सर। ओके सिद्धांत किस चीज का नेम, सर पहले 15 बता दीजिए, 14 में सबको डाउट है अच्छा ऑलमोस्ट। हाँ 14 अगेन जिन्होंने भी डीएसएस किया था उन लोगों ने तो क्वेश्चन नंबर 14 को देखते ही मार्क किया था। मैंने बताया था इन लोगों को डीएसएस में कि मैं इस क्वेश्चन को रिमूव कर दूंगा, मेरा प्लान था, बट फिर मैंने सोचा कि चलो डीएसएस करने का कुछ तो फायदा मिले। ये क्वेश्चन डीएसएस वाला वीडियो भी देखोगे तो वहां मिल जाएगा, ठीक है। 15 पे आते पहले तो 12 बज चुका है। आनंद राज, अच्छा 14 करे या 15 करे ये बताइए। सर 14। ओके इनफैक्ट डीएसएस में भी जितने लोग थे सबका 14 इशू ही था। 14 एक्चुअली आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देख लेते फटाफट। 7 लोगों ने, अच्छा एक बार पोल क्रिएट कर ले क्या। यस आनंद 14 डीएसएस वाला है, 14 का आंसर है ऑप्शन सी। चलिए मैं बता देता हूँ फटाफट। अच्छा एक बार देखते हैं कि जो लोग डीएसएस किए थे वो लोग शिवम सर का एक्यूरेसी के चलते छोड़ दिया, ट्राई नहीं, चलो अच्छी बात है। हमेशा आप लोग अपने एक्यूरेसी पे फोकस करना, ठीक है। सिंपल सा सजेशन है गाइस, मान लो कि पेपर में 20 क्वेश्चन है, 20 में से अगर आप लोगों ने 15 से 16 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। अगर 20 में से आप लोग 15 से 16 क्वेश्चन आपने कर लिए और आप बहुत ज्यादा एक्यूरेट हो, अब मतलब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो अपने सॉल्यूशन पे, तो ना आप एक या दो में थोड़ा सा जय माता दी कर सकते हो, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग गेसेस लगा सकते हैं। बट अगर आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से कम है, मान लो अगर आपने 60-70% क्वेश्चन ही अटेंड किए, ठीक है, तो उस केस में बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग केसेस पे मत जाना, क्योंकि अगर आपको 60-70% भी आपका सही हो जाएगा तो बहुत अच्छा परसेंटेज आता है, ठीक है। तो अगर आप 80% से ज्यादा क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए हैं, बहुत कॉन्फिडेंट है, तब जाके पूरा गेस वर्क करना, वरना मत जाना, ठीक है। आनंद कह रहा है केमिस्ट्री में जय माता दी कर दिए। सर केमिस्ट्री में तो सर बोले थे 4-5 भी काफी था। हमने थोड़ा सा आप लोगों को होप दे दिया था ना 5 इजी क्वेश्चंस का। थोड़ा सा देखो, हमेशा प्रिपेयर्ड रहो, पेपर कैसा भी आ सकता है, ठीक है। इस प्रिपरेशन के साथ बैठो। और जैसे कि नीलम सर ने बताया, हम अब कुछ टाइम के अंदर, हार्डली 1 वीक मैक्सिमम, इसी के अंदर हम लोग आपके लिए एडवांस क्लासेस का भी एक शुरुआत करते हैं, ठीक है। होपफुली वो शाम को रखा जाएगा, जहाँ पे हम लोग टॉपिक के हाई लेवल क्वेश्चंस के साथ अब डील करेंगे। मैं बस वेट कर रहा हूँ कि 2-3 चैप्टर्स और पढ़ा दूं, ताकि फिर मैं ओवरऑल डिस्कस कर पाऊँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। तो गाइस एक बार अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लो। पहले क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि A1 से लेके A30 तक 5 सेट है, जिसके अंदर 5 एलिमेंट है, ठीक है। A1 से लेके A30 तक हर सेट में 5 एलिमेंट है। अभी थोड़ा सा उसको पढ़ो, मैं बोर्ड पे साथ में लिख रहा हूँ। और ठीक उसी तरीके से B1 से लेके Bn तक n नंबर ऑफ सेट है और सब में 3 एलिमेंट है। अच्छा बाकी लोग जिनको क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 में कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर कोई ऐसा है जिसे 14 और 15 में कोई दिक्कत नहीं है, तो वो लोग अब सेशन छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ काम है तो आप जा सकते हो, जिनको डाउट है वो रुक सकते हैं, ठीक है।
चलिए अब सॉल्यूशन पे बात। तो B1 से लेकर Bn ये हमारे पास हर सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा 3। ठीक है, तो गाइस जो पहला लाइन है क्वेश्चन का, पहला लाइन से इतना ही पता चला कि ए वाले जो सेट है, ए वाले सेट के लिए हाँ सलोनी वो हम ही आपको ऐसे मतलब कि प्रोवाइड कर भी देंगे क्लास में डीएसएस के फॉर्म में। बाकी अगर आप ही वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक खरीदना चाहते हो तो हर पब्लिकेशन का ही आता है, ठीक है, किसी का भी उठा सकते हैं। क्लियर? लेकिन सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे तो काम नहीं बनता ना, इसलिए थोड़ा सा एडवांस वाला पकड़ो जिसमें थोड़े से और भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। प्रीवियस वाले में क्या होगा सलोनी, वो लोग चैप्टर वाइज ना पिछले 10 साल के या 20 साल के क्वेश्चंस को डिवाइड कर देते। बट अगर आप दिशा का वो वाला पिक करो, लेट्स से 40 या 50 इयर्स वाला, 70 80 से जो चल रहा है वो कर लोगे तो इट विल बी मोर देन एनफ। हां वो 41 इयर्स वाला करो, दैट विल बी मोर देन एनफ, क्योंकि हर चैप्टर से आपको अच्छे खासे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, द सेम इज ना, देखो क्या है सलोनी की उस 41 इयर्स में ना अगेन वो क्या कहते हैं, जैसे जैसे एज आगे जा रहा है क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, तो पहले के क्वेश्चन बहुत इजी थे, जो आपके सीबीएसई बुक में जो एनसीईआरटी बुक में कुछ क्वेश्चन थे वो आए थे 80 में, आपको दिखाएंगे हम। ठीक है, तो क्या है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए हाँ वो ले लो, हम और भी चीजें प्रोवाइड अपने एंड से कर देंगे अभी पीडीएफ के फॉर्म में, बाद में जब आओगी तो हार्ड कॉपी प्रिंट वगैरह करके दे देंगे। ठीक है, सो कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 14 एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 14 में तो क्वेश्चन नंबर 14 में ऐसा है कि पहला लाइन में बोला कि A1 से लेके A30 तक 30 सेट्स है और हर सेट में 5 एलिमेंट है। ठीक है, फिर उसमें बोला कि B1 से लेके Bn तक हमारे पास n नंबर ऑफ सेट्स है और उसमें हर सेट में 3 एलिमेंट है। अब जो अगला चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो सिंबल। सिंबल क्या है? यूनियन, वो जो यू लिखा है ना कहीं वो यूनियन वाला है। तो I = 1 से लेके 30। आप में से बहुतों को सिंबल के बारे में नहीं पता होगा, वो मैं अभी आपको बता दूंगा। और उसके बाद लास्ट लाइन लिखा हुआ है ईच एलिमेंट ऑफ एस बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ द एआईज एंड 9 ऑफ द बीजेस। ओके, तो बोर्ड पे आते हैं, एक बार बोर्ड पे आइए। A1 से लेके A30 तक हमारे पास 30 सेट हुए, हर सेट में 5 एलिमेंट है, तो हमारे पास टोटल बनता है 150 एलिमेंट। B1 से लेके Bn तक 3 एलिमेंट है हर सेट में, n नंबर ऑफ सेट्स है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना बन गया? वो बन गया 3n। ठीक है, फिर क्वेश्चन आप में से जिनको भी ये चीज समझने में दिक्कत हुई है, फिर ये जो सिंबल है, ठीक है, इस सिंबल का मतलब समझिए। ये स्टैटिस्टिक्स में भी, स्टैटिस्टिक्स में अगर आपको सिग्मा पता होगा तो वही चीज यहाँ पे कहीं ना कहीं यूज हो रहा है। सिग्मा की जगह पे यहाँ पे आ गया यूनियन। ठीक है, सिग्मा सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यूनियन को हमारा जो यूनियन सेट्स में पड़े उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये यूनियन ai लिखा हुआ है, I = 1 और ऊपर 30 लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है गाइस A1 से लेके A30 तक के सारे एलिमेंट्स का यूनियन। A1 से लेके A1 A2 A3 ऐसे करते करते कहां तक का ले चलेंगे? A30 तक। इसका ये मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे B सेट्स के सारे यूनियन है, J का वैल्यू 1 से लेके n। इसका मतलब क्या है? B1 B2 B3 करके जितने भी सेट्स हैं सारे सेट्स का हम क्या कर रहे हैं? यूनियन कर रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन Bn तक लाइट गया। हाँ सर दिख रहा है? नहीं अच्छे से नहीं दिख रहा। लाइट बंद हो गया। बिजली का बिल एक उपाय है सर उससे अच्छा सर पहले ही है, बिना उसके दिख रहा है। दिख रहा है सबको? थोड़ा मैनेज कर दिख रहा है, पढ़ाइए। हाँ तो हाँ 2 मिनट में यही पे कर लेता हूँ, देख रहे हैं इसको। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए वाले सेट्स के सारे का जो यूनियन क्या है
V वाले सेट्स के सारे का जो यूनियन करें ना, अल्टीमेटली उसके अंदर जो टोटल एलिमेंट्स आ रहे हैं उसको रिप्रेजेंट किया S, और वो सेम है। उसके अंदर जो यूनियन किया गया उसके अंदर जो एलिमेंट्स उसको S से रिप्रेजेंट किया गया। तो इससे क्या पता चल रहा है, A के अंदर जितने भी थे, A के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका यूनियन है S, B के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका यूनियन क्या वो भी S आ रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या बोला है कि S के अंदर हर एलिमेंट जो है वो एग्जैक्टली 10 ऑफ AIs में प्रेजेंट है एंड एग्जैक्टली 9 ऑफ BJ वाले में प्रेजेंट है, ठीक है। अभी इसका मतलब क्या हुआ, इससे हमें ये पता चला कि जो ओवर 150 एलिमेंट था ना, ये 150 एलिमेंट सबके सब यूनिक नहीं है, सबके सब यूनिक नहीं है, उसमें कुछ रिपीटिशन हो रहा है। पॉसिबल है A1 में हो सकता है 1 2 3 4 5, A2 में 2 3 4 5 6 हो सकता है, तो वहां पे 2 3 4 वहां पे कॉमन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ कॉमन एलिमेंट है और उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लगाना है। अब देखो S के अंदर यहाँ हम देख चुके कि A1 से लेके A30 इसका, इसमें टोटल कितना एलिमेंट है, 150 एलिमेंट है। अब आपसे एक क्वेश्चन है मेरा कि इन 150 एलिमेंट का अगर हम यूनियन ले रहे हैं, अगर इन सारे सेट्स का यूनियन ले रहे हैं, तो क्या मेरा मतलब ये होगा कि S के अंदर भी 150 एलिमेंट होंगे? क्या मेरा क्वेश्चन है कि S के अंदर भी क्या 150 एलिमेंट होंगे? क्वेश्चन है गाइस, A1 से लेके A30 सारे का यूनियन करेंगे तो हमें पता है कि हर सेट के अंदर 5 एलिमेंट है, तो उस हिसाब से टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे हो गया 150। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम इसका यूनियन करेंगे तो 150 आएगा? हो सकता था, सलोनी का कहना है नो, हो सकता था, लेकिन जब क्वेश्चन ने ये वाला स्टेटमेंट बोल दिया ना, ये वाला स्टेटमेंट कि S के अंदर का हर एलिमेंट एग्जैक्टली 10 ऑफ AI में प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी एलिमेंट उठाओगे ना वो A वाले में 10 सेट में प्रेजेंट है और B वाले में उठाओगे ना तो वो 9 सेट्स में प्रेजेंट है, ठीक है, 9 सेट में प्रेजेंट है। तो इससे अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या हम यूनिक एलिमेंट्स निकाल सकते हैं इसके एलिमेंट से, क्या हम यूनिक एलिमेंट्स निकाल सकते हैं? यूनिक एलिमेंट्स मतलब आपको पता है कि A1 से लेके A30 में 150 एलिमेंट आएंगे अगर हम इंडिविजुअल सेट्स का काउंट करें। S के अंदर कितने आएंगे उसमें से यूनिक एलिमेंट कितने होंगे? इस चीज को यूज करो। सर ये किस लेवल का क्वेश्चन है? इतना कुछ हाई लेवल नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा बस आपको इमेजिन करना है कि यहाँ जो 150 एलिमेंट आएंगे इन सारे सेट्स में, क्वेश्चन क्या है कि उन 150 एलिमेंट में जो हर एलिमेंट S के अंदर का हर एलिमेंट यहाँ 10 बार आ रहा है, S के अंदर का हर एलिमेंट इस 150 में 10 बार रिपीट हो रहा है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि S के अंदर यूनिक नंबर ऑफ एलिमेंट 150 बाई 10 होगा? आगे बात समझ में? क्या ये कह सकता हूँ कि S के अंदर यूनिक नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? सिर्फ 15 होंगे, और वो उन्हीं 15 में से हर एक एलिमेंट 10 बार रिपीट हुआ, तो टोटल कितना हो गया? 150। वही 150 यहाँ पे दिख रहा है। आई बात समझ में? सलोनी क्या ये समझ में आया है अभी आपको? ये 15 कैसा है? राशि आप तो कर चुके हैं, राशि आप इंटरनेट बेस कर रहे हो अपना बस। ओके सलोनी, जैसे हमको पता चल गया कि S के अंदर 15 एलिमेंट्स है, 15 यूनिक एलिमेंट, तो ये S 15 हमने यहाँ से निकाला, ठीक है, तो ये 15 इसके लिए भी एप्लीकेबल होगा ना, B वाले के लिए, B के यूनियन का। तो सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ भी लगा सकते हैं कि अच्छा B वाले में देखते हैं तो कितने एलिमेंट है टोटल? 3 है नंबर ऑफ एलिमेंट है, लेकिन S के अंदर का हर एलिमेंट B वाले में 9 बार रिपीट हो रहा है, B वाले में 9 बार रिपीट हो रहा है, तो मैं उस हिसाब से कह सकता हूँ कि 3n/9, 3n/9 क्या हो जाएगा? These will be, जैसे हमने यहाँ पे 150/10 किया था ना, 150/10 कैसे? यहाँ पे 150 और ये 10 बार रिपीट हो रहा था हर एलिमेंट, तो इसलिए 150/10 15। यहाँ पे 3n नंबर ऑफ एलिमेंट है, हर एलिमेंट 9 बार रिपीट हो रहा है, तो यूनिक एलिमेंट कितने हुए? 3n/9। सेम लॉजिक, और सेम लॉजिक से इज इक्वल टू 15 लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों ही वैल्यू इक्वल है। अच्छा राशि, क्या डाउट है?
दिस इज इक्वल टू दिस, यहां से 3 कैंसिल हुआ, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 15 into 3 45 आ जाएगा। आई बात समझ में? मतलब एक बार हमने इसको यूज करके S में यूनिक नंबर ऑफ एलिमेंट निकाला, इसको यूज करके S में यूनिक नंबर ऑफ एलिमेंट निकाला, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये दोनों सेम है, तो इसीलिए दोनों को इक्वल कर दिया, वहां से इनका वैल्यू 45 आया। तो जो लोग है अभी सेशन में राशि को छोड़कर, क्या आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गया है? सलोनी, आदर्श, सिद्धांत, आनंद, रविशंकर। यस सर। हाँ सिद्धांत, इसीलिए मैं बोल रहा था इतना कुछ मुश्किल नहीं है, बस ये स्टेटमेंट का और इसका रिलेशन आपको समझना है, ठीक है? ओके गाइस, राशि का एक क्वेश्चन है। राशि ये सब जो भी क्वेश्चन पूछना है ना, आप एवरीवन करके पूछ सकते हो ताकि बाकियों को भी पता चले, ठीक है? तो राशि का कहना है कि सर वो टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, बहुत सारे क्वेश्चंस थे बुक में, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन में कंफ्यूजन। तो राशि को जो रिलेशंस का पार्ट कह रहे हो वो एक्चुअली क्लास 12 में आता है। जैसे क्लास 11 में एक रिलेशंस चैप्टर अलग है, क्लास 12 में रिलेशंस चैप्टर अलग है, ठीक है? अब क्लास 12 में जो रिलेशंस चैप्टर आता है उसी में हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन पढ़ते हैं और अल्टीमेटली इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ते हैं, ठीक है? तो इसीलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, वो हमने यहाँ पे पढ़ा नहीं है। अच्छा, बाकी लोग गाइस क्वेश्चन नंबर 15 में ना आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सॉल्व करके भेज दूंगा, ठीक है? 15 में उस पे सॉल्व करके भेज दूंगा, आप लोग छोड़ सकते हो सेशन को। राशि में आपको फटाफट रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बता दूं। हां आदर्श बोलो। 15 का बी होगा ना? 15 का आपका आंसर बी आया है, डी है, डी लास्ट ऑप्शन डी। हाँ लास्ट ऑप्शन डी है, मैं आपको उसमें लिंक से बता दूंगा, ठीक है? वहां डिस्कशन कर लेंगे व्हाट्सएप ग्रुप। सर सेमिनार का वीडियो अपलोड हो गया है? सौरभ से पूछूंगा यार एक बार, क्योंकि सेमिनार वहां पे अश्विन ले रहा था ना, तो उसे एक बार रिमाइंड करवाना होगा, ठीक है? बट एक बार मुझे व्हाट्सएप पर्सनल मैसेज कर दो, याद रहेगा, मैं पूछ लूंगा, ठीक है? कृष्णा से रिकॉर्ड किए थे अकाउंट से, ठीक है? कृष्णा या जो भी होगा उनको एक बार बोलना, सर जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं। हाँ हाँ समझिए, वेबिनार जो था ना, मतलब वो जो सेशन हुआ था सैटरडे को, उसकी वीडियो, ठीक है? राशि देखते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, एक बार खुद ही अनम्यूट करके बताओ। सिमेट्रिक का मतलब, दोनों में अंतर क्या है? बोलिए। अगर आप कुछ बोल रहे हो तो मुझे सुनाई नहीं दे रहा, अनम्यूटेड हो गया। मुझे जल्दी यहाँ पे खत्म भी करना होगा, सारे 12 में क्लास है। राशि में फटाफट यही पे डिस्कस करता हूँ, ठीक है? ओके, तो देखिए राशि क्या है, अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है, तो ये मैं जो समझाऊंगा समझ में आएगा, नहीं तो फिर हम मुझे व्हाट्सएप पे बताना पड़ेगा, या फिर एक छोटा सा सेशन बाद में रख लूंगा शाम को और वहां पे भी क्लियर कर दूंगा। अभी के लिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन एक सेट के लिए डिफाइन होगा। अब ये सेट में कितने एलिमेंट है, देखो 2 एलिमेंट है, तो इसका तो कुछ डेफिनेशन ऐसा होगा, फॉर एवरी x belonging to set A, for every x belonging to set A, x, x जो होगा, ठीक है, this should also belong to R। एक रिलेशन लिखा होगा ना, रिलेशन के अंदर सेट होगा, तो अब रिलेशन किस पे डिफाइंड होगा, रिलेशन डिफाइंड है ऑन सेट A, तो रिलेशन डिफाइंड है सेट A के ऊपर, ठीक है? रिलेशन डिफाइंड है सेट A के ऊपर। अब उस सेट में 2 एलिमेंट है, तो उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे ना, जितने भी,
उन सारे एलिमेंट x के लिए आपका x, रिलेशन में होना चाहिए, तब जाकर वो रिफ्लेक्सिव होता है। ठीक है। सिमेट्रिक के केस में क्या है, रिलेशन में अगर आपको कहीं भी a, b दिख रहा है ना, देन b, a शुड आल्सो बी प्रेजेंट। तो इसमें क्या है कहने के लिए, इसमें दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए। इसमें क्या है, सिमेट्रिक में अगर 1, 2 दिख रहा है तो 2, 1 भी होना चाहिए। अगर 7, 8 दिख रहा है या 7, 90 दिख रहा है तो 90, 7 भी होना चाहिए। तो ये ऐसा होगा, इफ R के अंदर, इफ R has a, b, R के अंदर अगर a, b है, then b, a should also belong to R। अगर ये चीज सेटिस्फाई होता है तब जाकर ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होगा। रिफ्लेक्सिव में क्या है कि जितने भी एलिमेंट है ना, हर एलिमेंट के लिए x, x का फॉर्म होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे कुछ रिलेशन लिख देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। इसका मेरा लैपटॉप है, बस मैं निकल ही रहा हूँ, 5 मिनट भी नहीं लगेगा, 2 मिनट। राशि बताना इसमें से 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ये रिफ्लेक्सिव है? Saloni, you can say every reflexive is transitive. आप कह सकते हैं। राशि, you are saying that only relation 4 is reflexive। मैं रिफ्लेक्सिव की बात, अच्छा सिमेट्रिक है, ओके। सिमेट्रिक में वेरी क्लियर कि यहाँ पे a, b है तो b, a भी प्रेजेंट होना चाहिए, इसलिए ये सिमेट्रिक है। ठीक है। राशि बताओ R1 और R2 में से कौन सा रिफ्लेक्सिव है? R1 रिफ्लेक्सिव क्यों है? राशि गलती हो गई, गलती ये हुई है कि देखो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन समझो। डेफिनेशन कह रहा है कि जितने भी एलिमेंट है ना एक के अंदर, सारे एलिमेंट के लिए x, x होना चाहिए। लेकिन सिमेट्रिक में क्या है, अगर कहीं भी आपको a, b दिख रहा है तो b, a होना चाहिए। अगर a, b दिख ही नहीं रहा तो b, a की बात आती नहीं है। ठीक है। सो क्योंकि यहाँ पे 2 एलिमेंट है ना, तो यहाँ पे 2 x, x जैसे होने चाहिए। ठीक है, 2 है इसलिए 2 होना चाहिए, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा और ये ट्रू हो जाएगा। मान लो कि मैं यहाँ पे 3 एलिमेंट लिखता हूँ 1, 2, 3। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल 1, 2, 3 लिखा है, अलग एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये था। ठीक है, तो उस केस में क्या होता था राशि, R1 भी गलत, R2 भी गलत, फिर R3 से भी गलत, क्योंकि इसके अंदर मुझे 3 एलिमेंट दिख रहे हैं तो मेरे को 3 x, x वाले केसेस होने चाहिए। क्लियर है? ठीक है, और कुछ होगा तो प्लीज मुझे अपना व्हाट्सएप पे पूछ लो, ग्रुप पे पूछ लो, मैं वहां बता दूंगा। मुझे अभी यहाँ पे सेशन खत्म करना होगा, साढ़े 12 में क्लास है। ठीक है, तो थैंक यू, सेशन खत्म करता हूँ। हैव अ नाइस डे सलोनी।